दोस्तों सब्जियों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट की बात की जाए तो सीजन की जो सबसे अगेती सब्जियां होती है ना, या तो हमें उन सब्जियों से सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है और या उस सीजन की जो सबसे पछेती सब्जियां होती हैं, ऐसी सब्जियों से भी हमें काफी जोरदार मंडी भाव मिल सकते हैं और ऐसी सब्जियों से भी काफी जोरदार प्रॉफिट निकाला जा सकता है। आज इस वीडियो में जिन दो सब्जियों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, दोनों में से एक सब्जी फसल तो सबसे अगेती है और एक थोड़ी सी पछेती है। दोनों के मंडी भाव की बात करें तो एक फसल से तो आपको 60 से 70 रुपए तक के मंडी भाव मिल सकते हैं और दूसरी फसल से मंडी भाव तो हमें थोड़े एवरेज मिलेंगे, लेकिन उत्पादन 300 से 400 क्विंटल मिलने की वजह से करीब 4 से 5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट ये सब्जियां हमें देके जा सकते हैं और दूसरी फसल से लगाने का जो खर्चा है वो भी हमारा काफी कम है। इस वजह से जो किसान भाई सितंबर महीने में सब्जियां लगाना चाहते हैं या सितंबर के अंतिम सप्ताह तक अगर आप सब्जियां लगाकर अच्छी कमाई अगर आने वाले सीजन में करना चाहते हैं तो इन दोनों सब्जियों को लगाकर काफी जोरदार प्रॉफिट आने वाले इस सीजन में किसान भाई आराम से निकाल सकते हैं। आज इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी फसलें हैं, कब तक कौन सी फसल को आपको लगाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप निकाल सकें, और लगाने का सही तरीका भी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है ताकि इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आपको मिल सकें। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में शुरू में मैंने आपको कह दिया था कि दोनों में से एक फसल ऐसी है जिसमें लगाने का खर्चा हमारा थोड़ा ज्यादा होगा और दूसरी फसल में लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है। लेकिन सबसे पहले जिस फसल के बारे में बात करने वाले हैं इसमें खर्चा हमारा थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। आज तक मैंने आपको इन 2-3 महीनों में जितनी भी सब्जियों के बारे में जानकारी दी है वो बिल्कुल कम खर्चे वाली सब्जियों के बारे में अब तक आपको बताता आया हूं, लेकिन आज इस वीडियो में जो फसल मैं आपको पहली फसल बता रहा हूं इसमें हमारा खर्चा तो थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन खर्चा जितना ज्यादा हो रहा है प्रॉफिट के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे इसमें, क्योंकि मंडी भाव जिस समय पे आपकी फसल तैयार होगी आसमान छू रहे होंगे। करीब 60-70 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं और ठीक तरीके से अगर आप इसकी खेती करते हैं तो उत्पादन भी इससे काफ़ी जोरदार निकाला जा सकता है। ज़बरदस्त डिमांड मंडियों में आपको इस फसल की देखने को मिलेगी। यानी कि मैं बात कर रहा हूं 56 टिंडे की फसल के बारे में, यानी कि 56 कद्दू भी कह सकते हैं, 56 टिंडा भी आप कह सकते हैं। आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। लेकिन अगर किसान भाई इस आने वाले सीजन में टाइम देखते हुए, सीजन को देखते हुए, थोड़ा सा मौसम को देखते हुए अगर इसकी बुआई सही समय पे कर देंगे तो यकीन मानिए काफी जोरदार प्रॉफिट आने वाले इस सीजन में इस फसल से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप 56 टिंडे की अगेती खेती करते हैं और ठीक तरीके से इसको लगाते हैं तो अगर इसके उत्पादन की बात की जाए तो कम से कम भी अगर हम पकड़ के चले ना तो 80 से 100 क्विंटल तक उत्पादन इससे आराम से निकाला जा सकता है 1 एकड़ में। अगर हम 80 क्विंटल उत्पादन भी इसका लेके चले और लगभग इसके 50 रुपए के मंडी भाव भी पकड़ के चलें या 40 रुपए के मंडी भाव भी पकड़ के चलें तो आप ये मानिए करीब 4 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट आप इससे निकाल सकते हैं, जिसमें 1 लाख रुपए का आप खर्चा माइनस कर दीजिए। हालांकि 1 लाख रुपए तक का खर्चा हो नहीं पाता है, लेकिन मैक्सिमम अगर आप थोड़ा सा लेबर कॉस्ट ऐड करते हैं और रोग बीमारियां थोड़ी ज़्यादा आ जाती हैं, फर्टिगेशन वगैरह अगर आप ठीक लेते हैं, प्लास्टिक मल्च वगैरह अगर इस्तेमाल करते हैं तो लाख रुपए का खर्चा भी अगर आप इसमें से निकालते हैं तो भी 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और 56 टिंडा अगर आप अगेती लगाते हैं, सबसे अगेती फसल इसकी लेते हैं तो 40 से 50 रुपए के एवरेज मंडी भाव इसके कोई ज़्यादा नहीं है, एवरेज मंडी भाव होते हैं ये। अगर हाईएस्ट मंडी भाव की बात करें तो 50 से 60 रुपए तक के मंडी भाव या कई बार 70 रुपए तक के मंडी भाव भी इसके मिल सकते हैं। जिस समय पे त्योहार वगैरह के सीजन चालू होंगे, शादी ब्याह के सीजन शुरू होंगे, उस समय 60-70 रुपए तक के मंडी भाव आसानी से इसके मिल जाते हैं, क्योंकि शादी ब्याह में भी ये काफ़ी ज़्यादा चलता है। फंक्शन वगैरह में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, त्यौहार वगैरह चालू हो जाते हैं उस समय पर तो डिमांड भी काफ़ी ज़ोरदार रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आवक इसकी सीमित रहती है उस समय पर, गिने चुने किसान ही लगाते हैं। अगेती जो खेती होती है इसकी वो काफ़ी सीमित एरिया में होती है, इसलिए शुरुआत में इसके मंडी भाव काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं और बाद में आगे चलकर इसके मंडी भाव की बात करें तो एवरेज मंडी भाव भी 25 रुपए से कम इसके नहीं देखे जाते हैं।
25-30 रुपए के एवरेज मंडी भाव भी इसके हमें मिलते रहते हैं। इसलिए अगर आप इसको सही समय पे ग्रो कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा निकालने का एक बढ़िया विकल्प है छप्पन टिंडे की खेती। सही समय की बात की जाए तो सही समय है, देखिए, या तो आप इसको सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर और उसके बाद में 15 अक्टूबर तक आप इसकी बुआई कर दें, या फिर 20 अक्टूबर तक भी किसान भाई इसकी बुआई करते हैं, तब भी भाव में कोई ज़्यादा गिरावट बाद में जाके आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि एवरेज मंडी भाव भी 25-30 के इसके मिल सकते हैं। इसलिए इतने जल्दी गिरावट आपको इसके भाव में देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए लगाते समय आपको जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में इसकी बुआई नहीं करनी है। टेम्परेचर को देखते हुए आपको इसकी बुआई करनी है। 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है तो आपको इसकी बुआई करने से एक बार थोड़ा रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, या उसके बाद आपको इसकी बुआई करनी चाहिए। यानी कि 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ जाए तब आप इसकी बुआई करें। महीने के हिसाब से बात की जाए तो सितंबर का अंतिम सप्ताह या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह से कभी भी बाद में जाके आप इसको लगा सकते हैं। तो ये है एकदम सही समय इसका लगाने का। बाकी कुछ एक एरिया में जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर फिलहाल मतलब अब भी ज़्यादा नहीं है और 15-20 सितंबर तक अगर एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास आ जाते हैं तो उस समय पर 15 सितंबर के आसपास भी ऐसे क्षेत्रों में इसको लगा दिया जाता है। लेकिन मैदानी इलाकों की बात करें जहाँ पे टेम्परेचर फिलहाल 32, 33, 34, 35 डिग्री तक चल रहे हैं, तो ऐसे एरिया में सितंबर के अंतिम सप्ताह से आपको इसकी बुआई जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। अब फसल की बुआई का समय का चुनाव करते हुए भी काफ़ी नए किसान भाई भी थोड़ा सा चक्कर में फंस जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बताए, जब बारिश वगैरह हो जाती है कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो जाती है तो अगले दिन आप अगर टेम्परेचर देखते हैं तो 30 डिग्री के आसपास आपको टेम्परेचर दिख जाते हैं वहाँ पे, और मोबाइल में टेम्परेचर देख के और 2-1 दिन बाद में वो सब्जियों की बुआई कर देते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि जैसे ही मतलब मौसम खुलता है, धूप निकलती है तो टेम्परेचर वापस बढ़ जाते हैं और वापस 32-33 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो पहुंच जाते हैं। ऐसे में फसलें जो हैं हमारी वो शुरुआत में ही थोड़ी प्रभावित हो जाती है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से। तो एवरेज टेम्परेचर आपको देखना है जब धूप निकली हो, ऐसे में अगर 30 डिग्री टेम्परेचर आ जाते हैं, मैक्सिमम 31 डिग्री टेम्परेचर आ जाते हैं, तब आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन सितंबर के अंतिम सप्ताह तक रात के टेम्परेचर जो है, मिनिमम टेम्परेचर जो है उनमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है, रात को ठंड वगैरह पड़नी शुरू हो जाती है, तो उस समय तक आप इसकी बुआई जो है वो अधिकतर क्षेत्रों में शुरू कर सकते हैं। छप्पन कद्दू लगाने के सही तरीके की बात की जाए तो देखिए, लगाने से पहले जब आप जमीन की तैयारियां शुरू करें उनसे पहले कम से कम 4 से 5 ट्राली एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। और अगर 4 से 5 ट्राली अगर आपके पास नहीं है तो 3 से 4 ट्राली तो आपको ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा आपके खेत में उत्पादन उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। और जिन किसान भाइयों ने 5-6 महीने पहले अगर अच्छी मात्रा में गोबर की खाद डाली है तो 3 से 4 ट्राली से आप आसानी से काम चला सकते हैं। इतनी खाद अगर आप डालेंगे तो पर्याप्त है, अच्छा उत्पादन आपको इससे मिल सकता है। 2-1 बार ज़मीन का अच्छे से कल्टीवेशन कर लें, क्योंकि जिस समय तक आप छप्पन टिंडे की बुआई करेंगे उस समय तक बारिश वगैरह नहीं होगी, ज़मीन भी आपकी सूख चुकी होगी। तो अच्छी तरह से ज़मीन का कल्टीवेशन करें, मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा बना लें। एक ज़रूरत पड़े तो एक रोटावेटर से कल्टीवेशन कर लें और एक कल्टीवेशन जो है वो आप कल्टीवेटर से कर लें। जैसे आज आपने गोबर की खाद डाली, उसके ऊपर आप एक रोटावेटर चलवा दीजिए, ताकि ज़मीन भी थोड़ी टाइट है तो वो भुरभुरी हो जाएगी और जो खाद आपने डाली है वो भी ज़मीन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। उसके बाद में 2-1 दिन उसको पड़ा रहने दें। उसके बाद 2-1 दिन बाद में उसमें एक कल्टीवेटर ज़रूर निकलवा दें, खाली कल्टीवेटर से आप जुताई ज़रूर करवाया करें जब भी आप सब्जियां लगाएं, चाहे किसी भी तरह की सब्जियां लगाएं या कोई और फसलें भी लगा रहे हैं। तो अगर आप कल्टीवेटर कर रहे हैं, कई बार किसान भाई क्या करते हैं 2-3 कल्टीवेशन करते हैं, उसमें से 1-2 कल्टीवेशन तो सिर्फ हेरो से ही कर देते हैं। तो अकेले हेरो से काम नहीं चलता है। एक कल्टीवेशन जैसे आपने रोटावेटर से कर दिया तो दूसरा कल्टीवेशन आपको कल्टीवेटर से करना चाहिए। कल्टीवेटर से अगर आप कल्टीवेशन करेंगे तो वो थोड़ा डीपली भी चला जाता है, हेरो से थोड़ा गहराई में जाएगा, और दूसरा ज़मीन या मिट्टी उससे थोड़ी खुल जाती है, हवा और प्रकाश ठीक से पास होगा तो ज़मीन में पड़े हानिकारक जो कीट है वो ख़त्म हो जाते हैं। इससे आने वाले दिनों में आपकी फसलों में जड़ से संबंधित बीमारियां जो है वो कम से कम देखने को मिलती है और मिट्टी भी आपकी ठीक से तैयार हो जाती है। उसके बाद आपको जी उसमें पलेवा करना पड़ सकता है। अगर नमी नहीं है, बारिश वगैरह हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो हल्का सा पलेवा कर दें और उसके बाद में 2-3 दिन फिर से ज़मीन को पड़ा रहने दें। इससे फ़ायदा ये होगा, जो आपने गोबर की खाद डाली है तो पूरी तरह से कंपोस्ट हुई खाद किसी किसान भाई के पास, मतलब अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई खाद जो होती है वो हर किसान भाई के पास नहीं मिलती है। तो अगर उसमें थोड़ी कमी भी है गोबर की खाद में तो वो ठीक से, क्योंकि ज़मीन के अंदर तो भी मिक्स हो गई है, ऊपर से आप फव्वारा चला देंगे या पलेवा उसका कर देंगे और उसके बाद में 3-4 दिन तक पड़ी रहेगी ज़मीन,
तो गोबर की खाद में कोई थोड़ी बहुत कमी है तो वो भी दूर हो जाएगी, अच्छे से वो कंपोस्ट हो जाएगी। दूसरा, जो खरपतवार वगैरह का बीज पड़े हैं लास्ट ईयर के, जो अब आने वाले सीजन में उगकर आपको परेशान कर सकते हैं, वो बीज भी जर्मिनेट हो जाएंगे और वो बीज भी आपके कह सकते हैं कि खत्म हो जाएंगे। बाद में जाके खरपतवार आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। उसके बाद जी आपको इसमें डालने हैं रासायनिक खाद उर्वरक। रासायनिक खाद उर्वरकों में 50 kg के आसपास आपको इसमें DAP खाद लेनी चाहिए। DAP नहीं मिलती है तो TSP खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। लगभग आप ये मानिए 30 से 35 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें आपको लेना चाहिए और लगभग 20 से 25 kg यूरिया खाद। 500 ग्राम फंगीसाइड ज़रूर ऐड करें। कार्बनडाजिम 50% यूज कर सकते हैं या फिर कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 12 और 63% में आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी कल्टीवेशन से पहले समान मात्रा में बिखेर दें। उसके बाद आखिरी कल्टीवेशन आप हेरो से कर लें ताकि मिट्टी एकदम से खुल जाए और बेड बनाने में आपको आसानी हो। आगे आगे आप देखते जाइए कि कितना क्या खर्चा हो रहा है इसमें, वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपको कितना खर्चा इसमें जो है वो हो जाता है। तो उसके बाद में आपको बेड बनाने हैं जी। बेड आपको जी इसमें बनाने हैं 5-5 फीट की दूरी पे। 3 फीट लगभग आपके बेड की जो चौड़ाई है वो होनी चाहिए और 1 से 1.5 फीट आपके बेड की जो है ऊंचाई होनी चाहिए। बेड की क्वालिटी जितनी अच्छी आप बनाएंगे उत्पादन उतना ही अच्छा मिलेगा, प्लांट के जड़ों का विकास उतना ही अच्छे से होगा और उत्पादन भी आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। और ज़मीन की तैयारियां, कल्टीवेशन वगैरह पहले आप जितने अच्छे तरीके से करेंगे और जितने बताए गए तरीके से करेंगे तो बेड की क्वालिटी अपने आप आपको अच्छी मिल जाएगी। वरना कई बार किसान भाई ठीक से ज़मीन की तैयारियां नहीं करते हैं, मिट्टी में काफ़ी नमी रहती है, उसके बाद में वो बेड बनाते हैं तो ना तो बेड की क्वालिटी अच्छी बनती है और ना ही उसके बाद में बीज लगाने के बाद फसल आपको अच्छी मिलती है। तो जब आप बेड बनाएं तो बेड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और जो पलेवा किया है उसको अच्छे से सुखा लें। जो एक्स्ट्रा नमी है उसको वापस आपको निकाल देना है। उसके बाद आपको बेड बनाना है। मतलब बेड बनाते समय मिट्टी में इतनी नमी ना हो कि उसका लड्डू बन जाए। लड्डू मिट्टी का नहीं बनना चाहिए, खुली मिट्टी होनी चाहिए। उसके बाद आपको बेड बनाने हैं। बेड बनाने के बाद में आपको 20 से 21 माइक्रोन की इसमें प्लास्टिक मल्च लगानी है। उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग आपको इसकी सीड शोविंग कर देनी है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे अच्छे तरीके से। अगर आप छप्पन टिंडा लगाते हैं तो उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। शुरुआत में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप इसमें आपको देखने को मिल सकता है, तो शुरुआत में जो है इंसेक्टिसाइड वगैरह का आप समय समय पे जो नॉर्मल इंसेक्टिसाइड है शुरुआत में आपको उनका इस्तेमाल करना है। जैसे थाइमिथॉक्सम 25% हो गया या फिर एमिडाक्लोप्रिड 17.8% हो गया। उसके बाद में आप धीरे धीरे जो है इंसेक्टिसाइड जो है वो थोड़े से हाई मोलिक्यूल वाले ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में एकदम हल्के इंसेक्टिसाइड का आपको इस्तेमाल करना है। साथ में फंगीसाइड भी ऐड करते रहना है। तो कहने का मतलब है इसमें खर्चा जो है हमारा वो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन भाव और उत्पादन इतना अच्छा मिलने की वजह से काफ़ी शानदार प्रॉफिट इस फसल से भी निकाला जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में। और इस फसल में लगाने का जो खर्चा है ना हमारा वो काफ़ी कम होने वाला है और प्रॉफिट मिलेगा ज़रूर। मिलेगा, चाहे मिल जाए कितना ही, लेकिन मिलेगा ज़रूर। क्योंकि आने वाले सीजन में इस फसल के भी मंडियों में एक नॉर्मल सी डिमांड आपको देखने को मिलेगी और उत्पादन जो है ना इसका काफ़ी ज़ोरदार निकलने की वजह से ये फसल भी हमें प्रॉफिट देके जा सकती है और अच्छा प्रॉफिट भी देके जा सकती है। थोड़ा सा आपकी मंडियों पे भी डिपेंड करता है और उसके बाद में थोड़ा सा आपकी फसल की क्वालिटी पे ज़रूर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से इसको लगा रहे हैं और कितना उत्पादन इस फसल से निकाल रहे हैं। एवरेज मंडी भाव की बात करें तो 10 से 15 रुपए तक के मंडी भाव इस फसल से आपको मिल सकते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं गाजर की खेती के बारे में। सितंबर माह में किसान भाई अगर गाजर लगा देते हैं तो इस समय पे लगाई गई गाजर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा सकती है। दोस्तों गाजर की बुआई जो है किसान भाइयों ने अगस्त माह से ही करनी जो है वो शुरू कर दी है और अगस्त माह में ज्यादा गाजर नहीं लगाई जाती है। ज्यादा किसान भाई जो है वो गाजर की बुआई अगस्त माह में नहीं करते हैं क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा रहते हैं और जो रिस्क होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है अगस्त माह में। हालांकि भाव हमें थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, इस चक्कर में थोड़ा सा लालच करते हैं हम लोग और अगस्त में यानी कि सबसे अगेती इसको लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसकी बुआई जो है अगस्त में वो सीमित क्षेत्रों में और सीमित एरिया में होती है और उत्पादन भी उसका थोड़ा कम बैठता है क्योंकि उस समय पे एक तो हम जितना बीज डालते हैं उतने प्लांट हमें नहीं मिलते हैं। ये थोड़ा बहुत तो जर्मिनेशन में रुक जाता है और थोड़े बहुत प्लांट टेम्परेचर की वजह से, काफ़ी ज़्यादा बारिश या ह्यूमिडिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्लांट जो है वो निकल जाते हैं। तो उसके मुकाबले सितंबर में अगर हम गाजर लगाते हैं तो उसका उत्पादन हमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है और भाव में कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। 10 रुपये के मंडी भाव मैंने एक नेगेटिव पॉइंट आपको बताया है, बाकी 15 से 16, 17, 18 रुपये तक के मंडी भाव आराम से इस समय लगाई गई गाजर भी आपको देके जा सकती है। और गाजर का जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़ोरदार मिलता है और अगर आप ठीक तरीके से इसकी खेती करेंगे तो 1 एकड़ से 300 क्विंटल तक
गाजर की फसल आपको उत्पादन देके जा सकती है। और अगर बीज आपको थोड़ा ठीक मिल गया तो इससे ज़्यादा उत्पादन भी इसका निकाला जा सकता है। तो ये फसल भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। बस एक डीपली प्लोविंग कर दीजिएगा। लगाने से पहले गोबर की खाद का ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर 6-7 महीने पहले आपने अपने खेत में 5 से 6 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से कोई और सब्जी लगाते समय गोबर की खाद डाली है तो अब आपको गोबर की खाद ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। 1 ट्राली 1 एकड़ में डाल दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे कंपोस्ट भी गोबर की खाद डालनी है। कच्चा गोबर अगर आपने डाल दिया तो आपके काफ़ी ज़्यादा प्लांट खराब हो जाएंगे और गाजर की जो क्वालिटी है वो भी प्रभावित हो सकती है। तो अच्छी तरह से कंपोस्ट भी 1 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है तो आप 2-1 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो डाल दीजिएगा। ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। रासायनिक खाद उर्वरक देखिए इसमें हमें डालने पड़ेंगे। अगर हम कॉमर्शियल लेवल पे सब्जियां लगाते हैं तो ये डाले बिना उत्पादन हम उनसे ठीक से नहीं निकाल पाते हैं। अगर आप सीमित मात्रा में डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा अगर हम डालते हैं और उसके बुआई के बाद में भी ये सब डालते रहते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। अगली साल हमें और ज़्यादा इस मात्रा में ये सब खाद उर्वरक जो है वो लेने पड़ते हैं। तो 1 बैग डीएपी का डालें, 35 केजी से लेकर 40 केजी के आसपास म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें और लगभग 20 केजी के आसपास यूरिया खाद। यूरिया खाद का आपको इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके खेत की ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे यूरिया खाद तो वो ज़्यादा सही रहेगा। 15 से 20 केजी यूरिया खाद ज़्यादा से ज़्यादा है, बाद में नहीं डालना है। गाजर की फसल में लगाने के बाद में सिंचाई के साथ कुछ किसान भाई यूरिया खाद का इस्तेमाल करते रहते हैं। इससे वेजिटेटिव ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन कंद का विकास नहीं होगा और आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो जो यूरिया खाद है उसका इस्तेमाल आपको कम से कम करना चाहिए और डीपली प्लोविंग जरूर करनी है मिट्टी पलटने वाले हल से। और उसके बाद में गाजर के बीजों की अच्छे तरीके से गाजर के बीजों को लगाने से पहले इस तरह से मसल कर और उसके बाद में मतलब आप छिड़काव विधि से बीज डालेंगे तो जर्मिनेशन भी अच्छा मिलेगा और बाद में जाके दिक्कत भी ज़्यादा नहीं होगी। सिंचाई का शेड्यूल बनाएं। ज़्यादा सिंचाई भी आपको गाजर की फसल में, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको किसान भाई ध्यान में नहीं रखते हैं और बाद में ये सारी चीज़ें जो है आपको उत्पादन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर देती हैं। गाजर की फसल में अगर आप ज़्यादा सिंचाई करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, बार बार सिंचाई करते रहते हैं तो इससे भी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और आपके कंद की साइज़ काफ़ी छोटी रह जाती है और बारीक भी रह जाती है। तो थोड़ा सा सिंचाई गाजर की फसल में शुरुआत में आप कर सकते हैं। शुरुआत में जब गाजर का बीज डालते हैं तो उस समय पे आप चाहे अक्टूबर में लगाएंगे तो भी इसके लिए टेम्परेचर थोड़ी ज़्यादा रहते हैं। तो जर्मिनेशन होने के बाद में 4-5 दिन तक हल्की हल्की बस 10-10 मिनट आपको सिंचाई करनी है। तो उसके बाद में जैसे ही प्लांट स्टेबल हो जाए उसके बाद में आपको सिंचाई का एक शेड्यूल बनाए। जब आपको ऐसा लगे एक सिंचाई होने के बाद में दूसरी सिंचाई आपको तभी करनी है जब ऐसा लगे कि अब आपकी गाजर की फसल में पानी की सख्त आवश्यकता है, तभी आप सिंचाई करेंगे तो कंद का विकास भी अच्छा होगा और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफ़ी जोरदार मिलेगी। बताए गए समय पर और बताए गए तरीके से इन दोनों सब्जियों का चुनाव करके आने वाले इस सीजन में किसान भाई काफ़ी जोरदार प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।